बच्चों, मैं चाहता हूं कि ये वीडियो आप देखें क्योंकि आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर का फर्स्ट वीडियो देखा है, वो डाउट है आपको। और अगर आपको डाउट नहीं है तो भी मैं चाहूंगा ये वीडियो आप पूरी देखें। देखिए, सबसे पहला सवाल जो आपने किया है कि लो प्रेशर का क्या मतलब है। लो प्रेशर भी शायद आपको पता होगा, बट आपको ये नहीं समझ में आ रहा mm ऑफ Hg का क्या मतलब है। 10⁻⁻⁹ mm ऑफ Hg प्रेशर हो गया था क्रूक्स ट्यूब के अंदर जब गैस को बाहर निकाला गया, राइट। तो आपका डाउट ये है कि इस बात का मतलब क्या है, mm ऑफ Hg क्या है। ओके, इन सारी बातों को समझने के लिए एक बार हम प्रेशर की सारी यूनिट्स को डिस्कस करते हैं। सारी नहीं तो कम से कम उन यूनिट्स को जो हमारे सामने आने वाली है आगे। देखो बच्चों, एक यूनिट होती है एटमॉस्फेरिक, जैसे 1 एटमॉस्फेरिक। ये यूनिट का जन्म कहां से हुआ। देखो, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की यूनिट है जिसको हम एटीएम भी कहते हैं या एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कहते हैं। देखो, इस प्रेशर का जन्म हुआ कि जब हम किसी समुद्र के किनारे बैठे हैं, राइट, समुद्र के किनारे बैठे हैं तो वहां पे जो एटमॉस्फियर ऊपर से हमारा नेचर हमारे ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, राइट। ऊपर जो एयर है उनका प्रेशर है। आप यहां बैठे हैं तो आपके ऊपर प्रेशर लग रहा है समुद्र के किनारे जब आप बैठे हैं। ये धरती पे एनवायरमेंट या एयर जो प्रेशर लगाती है वो सबसे ज्यादा है, मतलब समुद्र के किनारे। जब आप समुद्र के किनारे बैठते हैं तो आपके ऊपर वो प्रेशर सबसे ज्यादा होता है, राइट। और इस प्रेशर, जितना प्रेशर होता है, हम उस प्रेशर को 1 atm कह देते हैं। समुद्र के किनारे जितना प्रेशर हमारे ऊपर एटमॉस्फेयर एक्सर्ट करता है, हम उसको 1 atm या 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, राइट। जब आप समुद्र से हटकर किसी पहाड़ पे जाते हैं तो ये प्रेशर कम हो जाता है, किसी पहाड़ पे जो प्रेशर होता है वो इसके मुकाबले समुद्र के किनारे जो प्रेशर है उससे कम होता है। ओके, अच्छा, जब हम कहते हैं कि प्रेशर 10 एटमॉस्फेरिक है एयर का इस डब्बे के अंदर, तो हम ये कहना चाहते हैं कि उस डब्बे के अंदर इतना प्रेशर है जो कि 10 गुना ज्यादा है किसी समुद्र के किनारे जो आप प्रेशर फील करते हैं उससे, राइट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। 1 atm समुद्र के किनारे जो प्रेशर होता है, जो हमारे ऊपर लगता है, एटमॉस्फेयर जो लगाता है, हमने उसको 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहा है, राइट। ओके, अब इस प्रेशर को एक और तरीके से भी देखा जा सकता है। अब क्या करो बच्चों, एक बर्तन लो और उसमें मरकरी भर दो। मरकरी लिक्विड स्टेट में है, मरकरी, राइट। इसके ऊपर आपने एक और डब्बा रख दिया और इस डब्बे पे ऐसे साइन बना दिए, 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, राइट, mm मिलीमीटर, राइट। जैसे हम यहां ये 0 मिलीमीटर है, 1 मिलीमीटर ऊपर गए, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, ये आपने यहां स्केल बना दिया, राइट। जैसे आपके स्केल पे होती है जो 1 mm, 2 mm, 3 mm सेंटीमीटर या mm होते हैं, वैसे आपने यहां डिजिट लिख दी, भाई ये यहां तक अगर है तो 1 mm है, इतना ऊपर गया तो 2 mm, ऐसे आपने लिख दिया। ओके, इसके अंदर से सारी हवा निकाल दी। अब जब एटमॉस्फेयर इस पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा, राइट, तो ये मरकरी यहां से अंदर चढ़ने लगता है, ऊपर उठने लगता है। ओके, यहां एयर नहीं है, बाहर से अगर प्रेशर लगाओगे तो मरकरी इसके अंदर जाने लगेगा और धीरे धीरे इस बीकर के अंदर का लेवल बढ़ने लगता है, राइट। समुद्र के किनारे जब हम इस इंस्ट्रूमेंट को रखते हैं, इस मरकरी को ऊपर उठते हुए देखते हैं, तो हम पाते हैं कि ये मरकरी 760 mm ऊपर चढ़ जाती है, राइट। ये मरकरी 760 मिलीमीटर ऊपर चढ़ जाती है। समुद्र के किनारे जो प्रेशर है, हमने किसी से पूछा कितना है, तो उसने कहा समुद्र के किनारे 1 atm प्रेशर है। दूसरे आदमी से पूछा, भाई समुद्र के किनारे कितना प्रेशर होता है, तो उसने कहा समुद्र के किनारे 760 mm ऑफ Hg, मतलब इतना प्रेशर है कि वो मरकरी को 760 मिलीमीटर तक ऊपर चढ़ा सकता है। ठीक है बच्चों, तो 1 atm 760 mm ऑफ Hg के बराबर होता है, ऐसे बराबर होता है वो, ठीक है, राइट। एक यूनिट है बार,
एटमॉस्फेरिक में अगर मैं बात करूं तो 1.01325 बार 1 एटीएम इसके बराबर भी होता है। ओके, तो 1 एटीएम 760 mmHg, मतलब इतना प्रेशर जो मरकरी को 760 मिलीमीटर तक ऊपर चढ़ा सकता है। ओके, 1 एटीएम मतलब 1.01325 बार, लगभग ये दोनों बराबर ही है, थोड़ा ही फर्क है इन दोनों में, एटीएम और बार में। ठीक है बच्चों, तो अब ये समझ में आ गया कि प्रेशर की यूनिट mmHg कैसे होती है। ठीक है, ओके, अब हम बात करते हैं अपनी क्रूक्स ट्यूब की। अब हम बात करते हैं उस सवाल की जो आपने पूछा है। देखो, ये मेरी क्रूक ट्यूब है, क्रूक्स ट्यूब है। क्रूक्स ट्यूब के अंदर प्रेशर बहुत लो है। क्रूक का पर्पज प्रेशर को लो करना नहीं था, थॉमसन का पर्पज प्रेशर को लो करना नहीं था। थॉमसन या क्रूक का पर्पज था यहां से एयर को बाहर निकालना, राइट, यहां से एयर को बाहर निकालना, क्योंकि एयर नहीं होगी तो ये एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पाएंगे। जब उन्होंने एयर बाहर निकाली तो इसके अंदर का प्रेशर कम हो गया, राइट, प्रेशर कम हो गया। वो उनको प्रेशर से कोई मतलब नहीं था, बट गैस का नेचर है ये, जहां गैस कम होगी, अगर गैस ज्यादा है तो प्रेशर ज्यादा होगा, गैस कम है तो प्रेशर कम होगा। तो जो बात हम इस लेक्चर में समझाने की कोशिश कर रहे थे, या थॉमसन समझाने की कोशिश कर रहा है, या आपकी बुक में जो लिखा है वो ये लिखा है कि गैस को इतना बाहर निकालो, या इतना बाहर निकाला क्रूक ने कि अंदर गैस का प्रेशर कम होते होते 10⁻⁻⁹ mmHg हो गया। इतना ज्यादा गैस को उसने बाहर निकाला। वो ये बताना चाह रहा है कि अंदर गैस ना के बराबर है। ओके, राइट, mmHg प्रेशर हो गया क्योंकि गैस को बाहर निकाल दिया। गैस को क्यों बाहर निकाला? ताकि ये एक दूसरे से इंटरेक्ट करें, राइट। तो ये प्रेशर बताकर वो आपको ये समझाना चाह रहा है कि अंदर गैस का अमाउंट कितना कम हो गया। बिल्कुल खत्म नहीं हुई गैस, राइट, बट अंदर बहुत कम अमाउंट रह गया। एंड एट दैट इंस्टेंट कैथोड एंड एनोड इंटरेक्ट्स विद ईच अदर। ठीक है बच्चों, ओके, अगला जो सवाल है आपका उसको देखते हैं। अगला सवाल जो आपने पूछा है कि थॉमसन ने E/m कैसे निकाला, राइट, E/m 1.7 into 10 is to power 1.7 into 10 is to power 11 कूलम पर किलोग्राम या पर किलोग्राम। ओके, थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का E/m, उसका चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है अपॉन उसका मास का जो रेशियो है वो कैसे निकाला, ये सवाल आपका है। देखो बच्चों, इसके लिए थॉमसन ने क्या किया आप समझना, और शायद अगर इतना जरूरी होता तो वैसे मैं समझाता, बट आपने सवाल पूछा है तो चलो हम बात कर लेते हैं इसकी। ये समझना फिलहाल आपके लिए जरूरी नहीं है। देखो, मान लो यहां से कैथोड जा रही है, ठीक है, कैथोड सीधी गई और यहां टकरा गई। ओके, हमें कैसे पता चला? वी कैन सी द स्पार्क। जिंक सल्फाइड था, जिंक सल्फाइड जहां कैथोड टकराएगी वो चमकने लगेगा, राइट। तो हमें पता लग गया कि वो यहां स्ट्राइक कर रहा है, कौन? कैथोड रे। ठीक है, ओके, देखो इसको ऐसे देखो, ये एक प्लेट है, यहां से कैथोड आके यहां टकरा रही है, राइट। अब थॉमसन ने क्या किया, इस कैथोड पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, राइट, एक और बैटरी लगाई, एक और प्लेट लगाई। ओके, पॉजिटिव, ये ऊपर वाला पॉजिटिव और नीचे वाला नेगेटिव। अब कैथोड रे उस पॉजिटिव की तरफ मुड़ने लगी, मतलब वो यहां पे नहीं टकराई बल्कि यहां से जाकर यहां टकराई। तब जब उसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, एक दूसरी बैटरी लगाई जिसपे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज था। ठीक है, ये कब हुआ? जब ये इस पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया गया, बैटरी लगाई गई, राइट। अगली बार थॉमसन ने वो बैटरी हटा दी। नेक्स्ट टाइम उसने इस पे मैग्नेटिक फील्ड लगाया, मैग्नेटिक फील्ड, राइट, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। लास्ट टाइम उसने इलेक्ट्रिक फील्ड यहां लगाया था, पॉजिटिव नेगेटिव। अगली बार उसने इसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लगाया, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, राइट। एंड ही फाउंड, थॉमसन ने देखा, इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, थॉमसन ने देखा हमारी कैथोड मैग्नेटिक फील्ड यानी नॉर्थ पोल के साइड मुड़ गई। कब? जब उसने मैग्नेटिक फील्ड लगाया तब। अगली बार उसने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक साथ लगाए, और इस तरीके से लगाए कि
कैथोड रे सीधी यहीं जाकर टकराई। मतलब अगर वो यहां इस साइड ज्यादा मुड़ रही थी तो मैग्नेटिक फील्ड को कम किया, इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाया। राइट। अगर वो इस साइड ज्यादा मुड़ रही थी क्योंकि वो पॉजिटिव की साइड, इलेक्ट्रिक फील्ड के साइड ज्यादा झुकाव है उसका, राइट। तो उसने इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को बैलेंस किया कि कैथोड रे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बावजूद भी सीधे यहां टकराई। राइट। इसका एक ही मतलब था कि एट दिस पॉइंट जब वो सीधी वहीं जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से प्रभावित नहीं हो रही, इट मींस इस टाइम जितना इलेक्ट्रिक फील्ड हम दे रहे हैं और जितना मैग्नेटिक फील्ड हम दे रहे हैं वो दोनों बराबर है। उस कैथोड पे लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों बराबर है, या फिजिक्स में पढ़ेंगे नेक्स्ट ईयर। राइट। खैर अभी देखिए इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो हमारा फॉर्मूला है बच्चों, जो भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है, जो उस पर फोर्स लगा है, उस फोर्स का फॉर्मूला है Q इंटू ई प्लस V इंटू बी। ये V वेलोसिटी है इसकी, E इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम दे रहे हैं, Q इस कैथोड का चार्ज है, राइट। ओके, V वेलोसिटी और B मैग्नेटिक फील्ड है, राइट। और इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो इस पे फोर्स लग रहा है उसका फॉर्मूला है m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। इस टाइम ये दोनों बराबर है तो इन्होंने, थॉमसन ने इन दोनों इक्वेशन को बराबर रखा, Q इंटू ई प्लस V इंटू बी, राइट, इज इक्वल टू m इंटू ए। उसे सारी वैल्यूज पता थी, सिर्फ दो वैल्यू नहीं पता थी, Q और m, उस कैथोड पे चार्ज और उस कैथोड के पार्टिकल्स का मास, सिर्फ ये वैल्यू नहीं पता थी। तो उसे Q बाई एम इस तरीके से देखा, A अपॉन E प्लस V इंटू बी। उसे सारी वैल्यूज पता थी, A पता था, E पता था, V पता था, B पता था, बट Q बाई एम ये नहीं पता था, ना Q का पता था ना M का। इस तरीके से उसने सारी वैल्यूज रखी और उसने E बाई एम या Q बाई एम, Q मीन्स चार्ज, ये निकाला। तो ऐसे थॉमसन को Q बाई एम पता लगा या E बाई एम पता लगा, चार्ज बाई मास रेशियो पता लगा, राइट। अगला सवाल आपका है मुलिकन ने चार्ज कैसे पता लगाया, राइट। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, वैसे थोड़ा बहुत हिंट मैं आपको दे सकता हूं। मुलिकन ने बड़ा एक मैं कह सकता हूं देसी सा काम किया था। घर एक डब्बा बनाया, डब्बे में ड्रॉपर जो रहता है, जैसे हम बच्चों को दवाइयां देते हैं, राइट, वैसा एक ड्रॉपर लिया और उसने उस ड्रॉपर में ऑयल भरा, तेल भरा और उस तेल को फेंका उस डब्बे में और डब्बे के चारों तरफ चार्ज लगा दिया, राइट। कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट उसने तैयार किया और उसकी हेल्प से उसने उन जो ऑयल की ड्रॉप थी उन पे चार्ज कैलकुलेट किया, राइट। वो चार्ज कैलकुलेट किया, आगे जाकर हम देखेंगे कि जो भी वो चार्ज कैलकुलेट कर रहा था वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का मल्टीपल आ रहा था। मतलब इससे दुगना आ रहा था, तिगना आ रहा था, चौगुना आ रहा था, 10 गुना आ रहा था, 1000 गुना आ रहा था, राइट। इसके मल्टीपल में आ रहा था तो उसे पता लग गया ये सबसे छोटा चार्ज है, राइट। इससे 10 गुना हो सकता है चार्ज, 20 गुना। तो कुछ इस तरीके से मुलिकन ने, जैसा आपने वो क्वेश्चन पूछते टाइम लिखा है कि थॉमसन को चार्ज कैसे पता लगा, थॉमसन को चार्ज नहीं पता लगा, ये बात मुलिकन ने निकाली। मुलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, जिसे हम आगे देखेंगे, राइट। तो इस तरीके से 1.6 इंटू 10⁻⁻19 हमारे पास आया, चार्ज मिला, चार्ज बाई मास पहले पता लग गया था और हमने मास निकाला इससे। थैंक यू बच्चों।